हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक को लेकर चल रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल मैंने इसके पहले वाले क्लास में लसिकाव अंग के बारे में पढ़ा दिया था ना। और लसिकाव अंग के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, जिसे स्प्लीन के बारे में पढ़ाया था, टॉन्सिल के बारे में पढ़ाया था, लसिका ग्रंथि, ये सभी एमएलटी सब के बारे में बता दिया था ना। अब आइए इसी का आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा। अब एक रोग है जिसका नाम है एड्स। क्या है? एड्स। तो आज हम लोग एड्स के बारे में सारी जानकारी को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को भी क्या करेंगे, देखेंगे ना। तो आइए हेडिंग बनाइए बच्चे, सभी बच्चे एड्स। हेडिंग बनाएंगे बच्चे, आप लोग एड्स बनाएंगे ना, बात नहीं करेंगे बच्चे, एड्स लिखेंगे। एड्स इसको बोल सकते बेटा हिंदी में भी एड्स ना, एड्स। तो सभी लोगों को कुछ न कुछ जानकारी तो इसके बारे में होगा, और नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा ना। सबसे पहले बेटा इसका सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है, इसका फुल फॉर्म बताइए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है बच्चे, इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे एक्वायर, क्या होता है बच्चे, एक्वायर्ड इम्यूनो होता है ना बच्चे, क्या होता है इम्यूनो, क्या होता है डिफिशियंसी ना, सी बच्चे सिंड्रोम इसको बोलते हैं बेटा। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में, उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, यही आपसे याद कर लीजिए, संलक्षण ना। तो बेटा ध्यान देना, इस रोग का सबसे बड़ी बात होती है संलक्षण। इसे संलक्षण का नाम, अब देखो बच्चे कई सारी चीजों को देखो, यहीं से इसकी परिभाषा को भी निकल जाएगा। अब आप लोगों ने अब इसके बारे में तो पूरी तरीके से पढ़ ही चुका है ना, कि बेटा उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं बताओ बच्चे, आप लोग को पता है? हाँ, जो जन्म के बाद हमको मिलने वाली रक्षा, जो जन्म के बाद हमको शरीर के द्वारा रक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित। तो कह सकते हो बेटा एक तरीके से कि ये क्या है, ये प्रतिरक्षा तंत्र है। क्या है बेटा, ये प्रतिरक्षा तंत्र है। और कैसा प्रतिरक्षा तंत्र है, जन्म के बाद, क्या बेटा, जन्म के बाद मिलने वाला प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षी है ना बेटा। ये कैसा प्रतिरक्षा है, जन्म के बाद मिलने वाला प्रतिरक्षा तंत्र है। और न्यूनतम का मतलब क्या होता है बच्चे, अब समझिए बेटा, क्या ना, कमी आना। क्या बच्चे, कमी आना। क्या ना, कमी आना। इसमें क्या होगा बेटा, इसका कमी आना। संलक्षण का मतलब क्या होता है, जब ध्यान देना है बहुत सारे बीमारियों का लक्षण एक साथ प्रदर्शित होने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, संलक्षण। बहुत सारी बीमारियों का लक्षण, जब बेटा बहुत सारी बीमारियों का लक्षण एक साथ प्रदर्शित होने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं, संलक्षण। तो पहले इन तीनों शब्द से इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मतलब निकालेंगे कि कहना क्या जाता है। आपको यहीं से एड्स का परिभाषा पता चल जाएगा। तो क्या होगा, जन्म के बाद जो भी प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं उनमें कमी आना, जन्म के बाद जो भी प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं उनमें क्या ना बच्चे, कमी आना। और एक साथ बहुत सारी बीमारियों के जब लक्षण प्रदर्शित होने लगता है तो उसी को कौन सा रोग कहते हैं, एड्स। बोलो बात समझ पाए नहीं समझ पाए, क्या समझे? अगर मैं आपसे कहूँ तो जब उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के कमी के कारण, जब जो उपार्जित है बेटा, इस प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। ये करता क्या है,
कि बाहरी रोगों से लड़ने का काम करता है। ये करता क्या है, बाहरी रोगों से लड़ने का काम करता है। जब इसके बहुत सारे रोग के लक्षण अगर एक साथ आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको साथ बुखार भी आ रहा है, खांसी भी आ रही है, इधर सर्दी भी पकड़ा हुआ है, शरीर में ऐंठन भी है, हाँ, मूत्र स्राव में समस्या हो रही थी, जब कई सारे रोग एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा, एड्स। बोलो, बात क्लियर है बच्चे? जरा सा इस सेंटेंस को लिख लीजिए। ये तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बताया बेटा, आप लोग इस सेंटेंस को लिख लीजिए, फट से लिखेंगे। बोले, लिखेंगे, जब उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के कमी के कारण बहुत सारे रोगों के लक्षण एक साथ आने शुरू हो जाते हैं तो इसी को एड्स कहते हैं। ठीक है बच्चे? तो बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर बच्चे? अभी पूछा जाए बेटा किस वायरस से होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किससे वायरस होता है बेटा, HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ना। तो बच्चे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये सर किससे होता है, तो ध्यान देना HIV। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी ना। डिफिशियंसी, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेटा हाँ, वायरस डाल दीजिए, डिफिशियंसी वायरस। तो ध्यान देना बच्चा, ये है इसी HIV के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? इसी HIV के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है बेटा? एड्स रोग होता है ना। जब यही हमारे शरीर में पहुंच जाएगा HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसी के कारण होता है, कह सकते हैं इसी के कारण एड्स रोग होता है। इसी कारण क्या होता है बच्चे? एड्स रोग होता है। तो बोलो बच्चे, बात क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले एड्स रोग किसके कारण होता है बच्चे, तो एड्स रोग इसी के कारण होता है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलो अच्छी बात है। तो HIV वायरस के कारण। अब अगला पॉइंट बेटा आपसे बनेगा कि इसका पहला केस कब आया था, मतलब एड्स रोगियों सबसे पहले एड्स रोगी कब मिले थे। तो बेटा अगर एड्स रोगी की बात करेंगे तो पहला केस कब आया हुआ था बेटा? पहला केस आया हुआ था 1981 में। कब आया था बच्चे? 1981 में इसका कब आया था? पहला केस आया था। जबकि भारत में पहला केस कब आया था बेटा? तो 1986 में तमिलनाडु में आया हुआ था ना। अगर पहला केस अगर पूछा जाए कब आया था, तो 1981 में। और भारत में पहला केस 1986 में तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो भारत में इसका पहला केस कब मिला था? तो तमिलनाडु मिला था। और कब मिला था? 1986 में। तो बोलो बच्चे, यहाँ तक कि किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स रोग होता है क्या, तो आपने ये समझ लीजिए HIV किस वायरस से होता है? HIV से होता है। पहला केस कब मिला था? आपने ये भी समझ लिया। भारत में पहला केस कब आया था? 1986 में आया था। ठीक है ना। आइए अब आइए बेटा इसके आगे देखते हैं। अच्छा, एड्स दिवस कब मनाते बच्चे? हाँ, अगर पूछे अगर एड्स डे, तो बेटा अगर एड्स डे पूछता है तो बताइए कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को ना। तो एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। HIV का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बच्चे? यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़े।
चलो प्यारे आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट पेज में बात कर लेते हैं। अब अगली बात करते हैं बेटा हम लोग कि HIV का आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है बेटा? RNA। क्या होता है बेटा? RNA। अब मैंने बताया था RNA आप पढ़ चुके हैं। RNA का नाम कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब RNA जब भी किसी जीव का आनुवंशिकी पदार्थ RNA रहेगा तो उसका एंटीबॉडी बनाने में समस्या होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो भी कोडिंग की होती है उसको पढ़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। क्योंकि अगर RNA है तो RNA से DNA बनाना मुश्किल है, पर DNA से RNA बनाना क्या है? आसान है ही नहीं है। तो इस बच्ची बात ध्यान के तो लिखेंगे एड्स के बारे में लिखेंगे HIV, लिखेंगे अगला पॉइंट HIV यह एक आनुवंशिकी पदार्थ है। HIV एक आनुवंशिकी पदार्थ है बेटा। HIV एक आनुवंशिकी पदार्थ है। इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चे? रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है बेटा? आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से अंग को प्रभावित करता है तो ये ध्यान देना है किसको? तो ध्यान प्रतिरक्षा तंत्र को ही प्रभावित करेगा। क्यों? कि जो प्रतिरक्षा तंत्र डैमेज हो जाएगा तो आने वाले रोगों को क्या करेगा? पहचान ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे बच्चे? ये क्या करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र को ही क्या करेगा? नष्ट कर देगा। और कौन से? टी को। और जब टी को नष्ट कर देगा, टी का काम क्या होता है? शरीर में प्रवेश करने वाले जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस हैं वो हमारे शरीर का है कि नहीं है उसको पहचान करता है और पहचान करके सूचना प्रदान करता है कि इसको लिम्फोसाइट बी को, और लिम्फोसाइट बी उसके खिलाफ क्या बनाता है? एंटीबॉडी। और उसी एंटीबॉडी को लेता है कौन? मोनोसाइट। और मोनोसाइट उसे क्या करेगा? प्रथम प्रयास में मारने का कोशिश करेगा। और जब नहीं मार पाते हैं तो शरीर के ऊपर स्थिति जब खराब होती है, लक्षण जब ज्यादा प्रदर्शित हो जाते हैं तो हम लोग बाहर से एंटीबॉडी लेते हैं। फिर यह एंटीबॉडी किसको रिस्पॉन्स करता है? न्यूट्रोफिल्स को। और न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा? अपनी संख्या को बढ़ाएगा और संख्या बढ़ाकर उसे क्या करेगा? समाप्त करेगा। पर जरा सोचो, ये लिम्फोसाइट टी को ही क्या कर रहा है? डैमेज कर दे रहा है। अब जब लिम्फोसाइट टी ही डैमेज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशनों में आप ही बताइएगा कि आने वाले बैक्टीरियाओं का, वायरस का, जीवाणु का पहचान हो पाएगा? नहीं ना। जब वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु को पहचान नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है कि इनका जब पहचान ही नहीं हो पाया तो भैया नए रोग जो भी आएंगे तो उनकी भी पहचान नहीं हो पाएगी। और जब नए रोगों की पहचान नहीं हो पाएगी तो ऐसे धीरे धीरे ये रोग अंदर आएंगे। और जब रोगों की पहचान नहीं हो पाएगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अब एंटीबॉडी जब नहीं बनेगा तो हम उसे मार ही नहीं पाएंगे। अब मारेंगे नहीं तो ऐसे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग क्या करेंगे? जन्म ले लेंगे। और जब बहुत सारे रोग जन्म ले लेंगे तो कई सारे लक्षण भी प्रदर्शित होना चालू हो जाते हैं। आई बात नहीं समझ में? तो लिखेंगे बच्चे अगला पॉइंट, यह टी लसिकाणु की संख्या में प्रवेश कर, यह टी लसिकाणु की संख्या में प्रवेश कर इनकी संख्या प्रवेश करके इनकी संख्या कम हो जाती है। इनकी संख्या क्या होती है बच्चे? कम हो जाती है। जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। जिससे प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया प्रतिरक्षा तंत्र है कमजोर हो जा रहा है तो क्यों कमजोर हो जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात देखो, किसको खाता पूछा रहा है? प्रतिरक्षा तंत्र को ही। कि मतलब शरीर में जो रोग की पहचान करने वाला है, जो एंटीबॉडी बनाने वाला है, ये इसी को डैमेज करता है। तो ऐसे कंडीशन में जानते हो ना कि इसके आदमी जिसको हो गया तो धीरे धीरे वो क्या होगा? कमजोर होता चला जाएगा और कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु होना तय ही है। तो असली सच्चाई तो यही है कि मोह माया है, सब मरना एक दिन तो तय है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंटर में टॉप करे और सब मोह माया है ना। सब मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई IAS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और उद्देश्य किसी का भी ये नहीं है कि हम समाज सेवा करेंगे। उद्देश्य सबका है कि हम होंगे तो पहले अपना घर भरेंगे, है कि नहीं?
कि संसाधनों पे पकड़ हमारा कितना अधिक हो, है ही नहीं है। आज समय में कौन प्रोफेशन के रूप से डॉक्टर बनना चाहता है? डॉक्टर में पैसा है इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हो, आईएएस में पैसा इसलिए आईएएस बनना चाहते हो, नेता पैसा इसलिए। पहले लोग नेता क्यों बनते थे? कि समाज सेवा करना है। आईएएस क्यों बनने थे? कि देश में जो परिस्थितियां हैं उनको सही करना है। डॉक्टर क्यों बनते थे? कि लोग यार हमारे घर में लोग देखिए बिना दवा के लोग मर गए, तो हम डॉक्टर बनेंगे 3 लोग का इलाज करेंगे। पर कब तक ये भावनाएं अंदर जगी रहती हैं? जब तक आप पोस्टेड नहीं होते, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे सिलेक्शन हो जाएगा, ये जितने आपने अपने अंदर आकांक्षाएं पाल के रखी थी कि मैं देश का सेवा करूंगा, मैं लोगों का फ्री में इलाज करूंगा, कुछ नहीं, सब गया भाड़ में। अब पैसा है तो इलाज है, पैसा नहीं तो नो इलाज। अब फिर बात याद आएगी कि हमने उस समय मेरे पास पैसा नहीं था तो लोग मेरा इलाज नहीं किए थे, तो हम काहे फ्री में करें? तब भाई उस टाइम के लोग गलती किए थे तो हम लोग भी करें ना, पर करेंगे बता रहे ना, करेंगे। आइए आगे चलेंगे बच्चे, चलिए बच्चे आगे। अब देखिए बेटा, इसके लक्षण लिखेंगे, इसके लक्षण लिखेंगे, इसके लक्षण लिखिए बेटा। बुखार आना, बुखार आना, दस्त लगने, बुखार आना, दस्त लगना, वजन कम होने लगना, वजन कम होने लगना, वजन कम होने लगना। ठीक है, मतलब ये सब इसके क्या है, सामान्यतः लक्षण है ना। अब लिखेंगे बेटा, इसका संक्रमण फैलता कैसे? ये फैलता कैसे बच्चे? फैलना, तो पहली बात ले लेंगे। तो देखो सबसे बड़ी बात कारण क्या है, अगर फैलता क्यों है? अगर कोई भी फीमेल या मेल होता है, अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, इसके कारण भी ये क्या सकता है, फैलने की संभावना होती है। जैसे कई सारे मेल हैं तो कई सारे फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन में है, तो इनमें फैलने की संभावना होगी। या कई सारे फीमेल हैं, वो कई सारे मेल के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में है तभी ये समस्या होगी ना। इसके अलावा बच्चे, संक्रमण माँ के बच्चे, जैसे कोई माँ को एड्स है तो यह बच्चे के भी अंदर एड्स रोग हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये सिंड्रोम लग गया तो मतलब कैसी रोग है, ये अनुवांशिक रोग है, समझ रहे बच्चे। इसके बाद संक्रमण सुई से, अगर मान लीजिए कोई सुई किसी को मैंने लगाया, उसी नीडल से मैंने आपको भी इंजेक्शन लगा दिया, तो उसके ब्लड के टिश्यू आपके अंदर चले गए, तो वो टिश्यू के साथ साथ क्या चला गया, HIV भी चला गया, तो इससे भी आपको भी HIV हो सकता है ना। तो ये सभी कारण होंगे, तो लिखते जाइए बेटा, लिखेंगे मल्टीपल पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से होता है। मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से होता है या फैलता है। दूसरा, संक्रमण माँ के बच्चे को, संक्रमण माँ के बच्चे को, संक्रमण माँ के बच्चे को हो सकता है, से हो सकता है, संक्रमण माँ के बच्चे से हो सकता है, हो सकता है। तीसरा, संक्रमित सुई के कारण हो सकता है, संक्रमित सुई के कारण हो सकता है, संक्रमित सुई के कारण हो सकता है, संक्रमित सुई के कारण हो सकता है। इसके बाद बहुत ज्यादा रक्त के आदान प्रदान से हो जाता है, बहुत ज्यादा रक्त के आदान प्रदान से हो जाता है। अब ये क्वेश्चन और बनता है बेटा, क्या बनता है, इसकी जांच, तो इसकी जांच क्या कहलाती है बेटा, एलिसा। क्या कहलाता है बच्चे, एलिसा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी जांच क्या कहलाती है, एलिसा।
तो अगर आपको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच कराने के लिए क्या जांच कराते हैं बच्चे? एलिसा जांच कराते हैं। क्या कराते हैं? एलिसा। इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसेस, है ना। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसेस, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपसे पूछ ले इसकी जांच क्या कहलाती है बच्चे? एलिसा। तो इसको भी लिख लीजिए बेटा फट से, एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो और क्या बच्चे आगे? सॉर्बेंट ना, एसेस। ऐसे याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसिड्स, ठीक है। तो आपसे इसका जांच पूछेगा बेटा, तो ये सारी जानकारी आप एड्स के बारे में दे सकते हैं ना। हमको लगता है इतना भी जानकारी अगर दे देंगे तो पर्याप्त है ना बच्चे। बच्चे हो गया सभी का। तो अगर एड्स से जो भी क्वेश्चन पूछेगा कर ले जाएंगे आराम से, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किस वायरस से होता है, कब पहला केस मिला, कब दूसरा केस मिला, फिर इसके एड्स के लिए क्या है, ये है। दूसरी बात, इसकी जांच क्या कहलाती है, कैसे ये फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने क्या किया, बता दिया। अब रही बात दवा का, तो डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, है ना। आइए अब बच्चे आप लोग डालेंगे, अगला रोग है जो कैंसर। क्या है? कैंसर है, इसको पढ़ना है बेटा। कैंसर जिसको बोलते हैं हिंदी में बेटा कर ले सकते हैं हम लोग, कैंसर ना। आप देख रहे होंगे तो आपके एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन चल रही होगी आपके सिलेबस में, जैसे एनसीईआरटी में सिलेबस दिया हुआ है, आगे पीछे नहीं, वैसे इसको चाहते थे इस रोग को भी उसी समय पढ़ा सकते थे। हाँ, कैंसर सही है, कैंसर ठीक है। आइए बच्चे कैंसर के बारे में समझते बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कैंसर से यही बनेगा कि आप बताइए इसका स्टडी क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है स्टडी? इसका स्टडी क्या कहलाता है बच्चे? ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। तो ध्यान देना, स्टडी का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चे? ओंकोलॉजी के नाम से कहलाता है ना। अब बेटा अगली बात अगर कहेंगे ओंकोलॉजी कहलाता है, तो आगे की बात अगर करेंगे तो कैंसर होता क्या पहले जान लीजिए ना। देखो बेटा, जैसे अगर मान लो बच्चा, तो सीधी सीधी बात करेंगे, जैसे ये मान लो आपकी शरीर की त्वचा है ना, ये क्या बच्चे है हमारे पास है? स्किन है, राइट। अब इस स्किन पे क्या हुआ, आपको चोट लग गया। इस स्किन पे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया आपको, इस स्किन पे आपको यहाँ पे मान लीजिए चोट लग गया ना, घाव लग गया, तो यहाँ की त्वचा नष्ट हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे ना सर कि यहाँ की जो त्वचा है वो त्वचा क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। तो इस त्वचा जो नष्ट हो गया है, तो इस त्वचाओं को यहाँ पे परिपूर्ण करने के लिए हमारे पास क्या होता है? आप लोग को पता है हमारे शरीर में एक होता है लाइसोजाइम, समझ रहे हो। तो लाइसोजाइम क्या करता है, अपने आप को क्या करेगा, पहली बार शरीर में प्रवेश करने वाली बैक्टीरिया को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। अब यही लाइसोजाइम का क्या होता है, विभाजन होता है। अब विभाजन होगा तो विभाजन होकर ये क्या करेगा, जहाँ भी त्वचा नष्ट हुई है उस त्वचाओं को क्या करेगा, भरेगा। क्या करेगा, इन त्वचाओं की जो घाव है, उन घाव जो यहाँ घाव हो गया है, तो इन घाव को क्या करेगा, भर के एकदम स्किन के क्या कर देगा, ये बराबर कर देगा, यही तो होगा। तो यहाँ क्या होगा, कोशिकाओं का क्या होगा बच्चे, कोशिकाओं का विभाजन। जब कोशिकाओं का विभाजन होगा तो विभाजन से यहाँ की जो कोशिकाएं नष्ट हुई थी वो कोशिकाएं क्या होंगे, सही हो जाएंगी। पर जब ये कोशिकाओं का विभाजन हुआ, तो जब ये कोशिकाएं एकदम सही हो गई, इसके बराबर हो गई, तो कोशिकाओं का विभाजन बंद हो जाना चाहिए। और कोशिकाओं का विभाजन कैसे बंद होगा, तो आप पढ़ चुके हैं, इसके लिए क्या आएगा, स्टॉप कोडॉन आएंगे, याद करो बच्चे। और यही स्टॉप कोडॉन आते हैं, तो स्टॉप कोडॉन क्या करते हैं, विभाजन को रोक देते हैं।
और जब यही स्टॉप कोडॉन नहीं आएंगे तो कोशिका का इन त्वचाओं के ऊपर विभाजन होता जाएगा, त्वचाओं का इसके ऊपर क्या होगा, विभाजन होता चला जाएगा। और जब यही विभाजन होता चला जाएगा तो ऊपर का संरचना क्या होगी, त्वचाओं के ऊपर क्या होगी, निकल जाएगी। तो यही कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन जब ये निकल गया तो इसी का नाम हमने रखा क्या बेटा, ट्यूमर। क्या रखा, ट्यूमर। क्या नाम रखा बच्चे इसका, ट्यूमर। तो ये जो ट्यूमर है, ट्यूमर वास्तव में क्या है, तो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन का परिणाम है। कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन का क्या बच्चे, परिणाम है। तो इससे कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होगा, अनियंत्रित विभाजन होने के कारण ये क्या कर रहा है, ट्यूमर बन गया। और इसी ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर। आई बात समझ में, कैसे बना, जब कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होने लगा तो अनियंत्रित विभाजन होने के कारण ही इसके अंदर क्या हुआ, अभी रुका नहीं तो धीरे धीरे क्या हो गया, ऊपर आ गया। ऊपर आ गया तो गांठनुमा संरचना बन गया। और जो गांठनुमा संरचना बनता है उसी को किस नाम से जानते हैं, तो उसी को ट्यूमर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, ट्यूमर के नाम से। बोलो बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, इसे किस नाम जाएंगे बच्चे, ट्यूमर के नाम से। तो याद आ गया बेटा, तो इसको परिभाषा इसका लिख लीजिए पहले आप लोग फट से, इसकी परिभाषा लिखेंगे। अच्छा, शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो जाएगा। इसलिए ट्यूमर कितने प्रकार हो जाते हैं बेटा, दो प्रकार के। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिगेंट ट्यूमर। हाँ, इसको हिंदी बोलते हैं सुदम और दुर्दम। तो इंग्लिश ही शब्द ठीक है तो लिख लेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में कोशिकाओं में होने वाली, शरीर के किसी भी भाग में कोशिकाओं में होने वाले अनियंत्रित विभाजन के कारण, अनियंत्रित विभाजन के कारण, अनियंत्रित विभाजन के कारण, अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर होता है। अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर होता है, ठीक है। अनियंत्रित विभाजन के कारण क्या होता है बेटा, कैंसर होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। तो बेटा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इसी के अनियंत्रित विभाजन के कारण कोशिकाओं क्या होता है, अनियंत्रित विभाजन होता है। और इसी अनियंत्रित विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कैंसर कहते हैं ना। तो लिखेंगे अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर होता है। सबसे बड़ी बेटा है कि कैंसर के कारण क्या है बेटा, कैंसर के कारण क्या है ना। तो बेटा इसके अगर कारण डालेंगे कि हेडिंग में कि इसका क्यों होता है कैंसर, ये भी तो है कि कैंसर होने के पीछे कारण क्या है बेटा। तो कैंसर होने के पीछे कारण क्या बताएगा बेटा, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, यूवी रेज हो गया, ये सब इसके कारण होते हैं बेटा। तो ध्यान देना, कैंसर के कारण अगर बात करेंगे तो एक तो बच्चे हम लोग क्या बना सकते हैं, एक्स रेज बता दीजिए बेटा, फिर आप किसको बता दीजिए, गामा रेज बता दीजिए, और फिर कौन होगा बच्चे, अल्फा रेज, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार से हो सकते हैं। अगला पॉइंट और किससे हो सकता है बच्चे, और बेटा भौतिक कारण भी होता है। भौतिक कारण जिससे क्या होता है, रासायनिक। भौतिक कारण में भी दो भाग बांटा गया है, एक तो जैविक और दूसरा क्या बांटा गया बेटा, अजैविक। और क्या बनेंगे बेटा, भौतिक कारण भी बनेंगे। भौतिक कारण एक भी बेटा क्या बांटा हो गया आप लोग, एक क्या होगा बेटा हमारे पास, क्या होगा, रासायनिक, और दूसरा क्या होगा बेटा, जैविक। रासायनिक और एक क्या होगा बच्चे, जैविक। और रासायनिक क्या होगा बेटा, जैसे तम्बाकू, हाँ, तम्बाकू हो गया, खैनी हो गया, मतलब ये जैसे तम्बाकू, सिगरेट, हाँ, सिगरेट कहते हैं लोग, एल्कोहल, अगर इस सब का ज़्यादा सेवन करते हैं तब भी कैंसर हो सकता है। और जैविक कारण का मतलब क्या होगा बेटा, कोई शरीर के अंदर ऐसा जो पहुंचाता है वो वायरस, मतलब कोई जीव भी अगर प्रवेश कर जा रहा है जो कैंसर को फैलाता है तो उससे भी क्या हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है ना। तो कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक तो एक्स रेज होगा, गामा रेज होगा, अल्फा रेज हो जाएगा। और भौतिक कारणों में रासायनिक में लिख लेंगे तम्बाकू, सिगरेट, एल्कोहल, और जैविक में क्या लिखेंगे बेटा, वायरस। तो इन सभी कारणों से आप कर लिख सकते हो कि कैंसर हमको हो सकता है ना। हो गया सही बच्चों का, कैंसर के कारण हो गए कि नहीं हो गए, आइएगा। अब इसके आगे चले,
देखो बच्चे, अगर इसके आगे हम लोग चलेंगे तो सीधी सी बात कह सकते हो कि देखेंगे अब ये जो कैंसर होता है, ये जो ट्यूमर होता है, मैंने कहा क्या ये अक्सर जो स्टार्ट होता है कैंसर किससे स्टार्ट होता है? ट्यूमर से। तो हम लोग अब समझेंगे बेटा ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। ट्यूमर जो हमारे पास क्या बच्चे हैं, ट्यूमर है। ट्यूमर की स्पेलिंग यहाँ पे यही होगा बेटा, ट्यूमर। तो ध्यान देना, ट्यूमर जो है बेटा, ये ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? ट्यूमर को हम लोग जानते हो क्या कहते हैं? अबूर्द। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्यूमर को ही क्या बोला जाता है? अबूर्द। अबूर्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं सुदम अबूर्द और दूसरा क्या होता है? दुर्दम। हाँ, एक होता है बेटा सुदम अबूर्द और दूसरा कौन सा होता है बच्चे आप लोग को? दुर्दम। दुर्दम अबूर्द, ठीक है। अब बेटा जो सुर्दम होता है इंग्लिश में से क्या बोलते हैं बेटा? ये होते हैं बिनाइन। क्या होते हैं? बेनिगेंट ट्यूमर। अब इसका क्या होता है बेटा? इसका होता है मेलागेंट। क्या होता है ना? मेलिगेंट। मेलिगेंट ट्यूमर। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर लिख लीजिए फटाफट आप लोग। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक सुदम अबूर्द होता है, एक दुर्दम। चले बोले जरा सा इसमें लिखेंगे, सुदम अबूर्द में लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यह निश्चित स्थान पर, यह निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। यह निश्चित स्थान पर स्थिर रहता है। यह गति नहीं करता है, यह गति नहीं करता है, गति नहीं करता है। इन्हें काटकर, इन्हें काटकर बाहर निकाल दिया जाए तो, इन्हें काटकर बाहर निकाल दिया जाए तो, इन्हें काटकर बाहर निकाल दिया जाए तो ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, ये ज्यादा हानिकारक क्या होंगे बच्चे? नहीं होंगे। बात समझ आ गया? तो इन्हें अगर काट के बाहर निकाल दें तो कोई भी समस्या ज्यादा उत्पन्न नहीं करेंगे। उसके बाद डालेंगे बेटा दुर्दम। क्या डालेंगे? दुर्दम। लिखेंगे। अब जैसी बात बताओ, जैसे ये समझो ऐसे होते हैं ना जो शरीर के ऊपर निकल जाएंगे, तो जब त्वचाओं के ऊपर निकल गए तो ये बहुत ज्यादा तनेगा तो ही नहीं, तो जितना फैलेगा फैल जाएगा, पर उसी पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इसको काट के क्या करो? बाहर जिसको कहते हैं ना गांठ निकल गया है, तो गांठ वास्तव में है क्या? ट्यूमर है। ये गांठ कैसे निकल गया? ट्यूमर से, क्योंकि यहाँ कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होगा तो गांठ बाहर आ गई, गांठ के रूप में क्या हो गया? बाहर हो गया। और उसको काट के बाहर निकाल दो, कोई समस्या नहीं है। पर यही जब शरीर के अंदर होगा, जब ये अनिश्चित होगा, गति करेगा, तो ब्लड के किसी भी ब्लड के माध्यम से किसी भी पार्ट में चला जाएगा, और वहां कैंसर जब फैलाएगा तो समस्या ज्यादा करेगा। समझ रहे हैं? तो लिखेंगे, कहते हैं ना ट्यूमर अगर सर फट गया तो आदमी का मरना तय है। क्यों? क्योंकि ट्यूमर के अंदर क्या होता है? टॉक्सिन होता है, जहर होता है। तो लिखेंगे यह निश्चित नहीं होते हैं, यह निश्चित नहीं होते हैं, यह निश्चित नहीं होते हैं, यह गति करते रहते हैं, यह गति करते रहते हैं, यह गति करते रहते हैं, और यह किसी भी जगह ट्यूमर बना देते हैं। किसी भी जगह ट्यूमर बना देते हैं। यह ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं।
ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कल बच्चे हम लोग कल की क्लास में समझेंगे कैंसर के प्रकार के बारे में, कैंसर कौन से प्रकार होते हैं, फिर इस कैंसर के क्या इलाज होते हैं, क्या जांच होते हैं, इन सभी मुद्दों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और कल ही हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा टॉपिक है ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग। और मैं कोशिश करूंगा अगर इसका पीपीटी बन जाएगा तो मैं पीपीटी के माध्यम से ड्रग्स वाला टॉपिक को खत्म कर दूंगा ना। अब पीपीटी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो फिर आप वहाँ से क्या करिएगा, अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज करते हैं यहीं पे द एंड, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।